नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम एक नए कहानी के साथ है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं। दूर एक गांव में एक पुरानी हवेली थी जहां एक डायन शैतान को लोगों की बलि देती थी, जिससे उसकी खूबसूरती और जवानी बनी रहे और उसके पास कभी भी पैसों की कोई कमी न पड़े। कहते हैं आज भी वो डायन जिंदा है और आज भी वो लोगों की बलि दे रही है। क्या दादी, आप भी न आजकल कुछ ज्यादा ही फिल्में देखने लगी हो? आज की डेट में भी कोई डायन शैतान होते हैं क्या? ये है रश्मिका, जो कि गुवाहाटी जाने की तैयारी कर रही है क्योंकि उसकी वहाँ जॉब लगी है। उसकी दादी उसे एक डायन की कहानी सुना रही है और इस बात पर रश्मिका दादी को चिढ़ाते हुए कहती है। दादी चिढ़ते हुए, हाँ तुम आजकल के बच्चों को ये सब फिल्मी कहानियाँ ही लगेंगी। तुम लोग क्या जानो, ये सब जो तुम मनगढ़ंत कहानियाँ कहते हो यो असल कहानियों से ही जुड़ी होती हैं। रश्मिका, अच्छा दादी छोड़ो ये सब। तभी कमरे में रश्मिका की माँ आती है। माँ, हो गई तेरी सारी पैकिंग? रश्मिका अपना सामान रखते हुए, हाँ माँ लगभग हो गया। माँ थोड़ी उत्सुकता में, अच्छा तेरे पीजी का क्या हुआ? रश्मिका अपने फोन में कुछ ढूंढते हुए, हाँ माँ पीजी फिक्स हो गया है। शहर से थोड़ा दूर है, एक खूबसूरत सा विला है, एक लेडी रहती है वहीं। घर बड़ा है और अकेली है तो पीजीज के लिए वैकेंट छोड़ा है। रेंट भी कम है। ये देखो उस विला की पिक। माँ और दादी दोनों विला की तस्वीर देखती है। माँ विला को देखकर संतुष्ट होते हुए, हम घर तो अच्छा है पर रेंट कितना है? रश्मिका बेफिक्री से 10,000। माँ आश्चर्य से, 10,000 बेटा, इतने में तो तेरे पापा पूरा घर चला लेते हैं। रश्मिका परेशान होते हुए, माँ यार बस अब आप शुरू मत हो जाइए। मुझे पता है, बाहर का सब जगह पता किया है तब जाकर ये सस्ता घर मिला है। लोकेशन देखो आप, कितनी बढ़िया जगह है। और आप क्या अभी तक मुड़ा को नालायक ही समझती हो? नालायक होती तो क्या जॉब लगती मेरी? बिल्कुल सही, मेरी बेटी को आज से आप नालायक बोली तो मुँह से बुरा कोई नहीं होगा, देखिएगा। रश्मिका के पापा कमरे में आते हुए माँ को छेड़कर कहते हैं। माँ चिढ़ते हुए, आप दोनों बाप बेटी से मैं नहीं जीत सकती। मैं जा रही हूँ खाने की तैयारी करने, आप सब भी जल्दी से हॉल में आ जाइए। खुशियों का माहौल था, सच खुश थे। रश्मिका और उसके पापा जल्दी जल्दी रश्मिका का सामान पैक कर रहे थे, पर वहीं दादी अब भी चुपचाप उस विला की तस्वीर को अजीब तरह से घूरे जा रही थी और उनके चेहरे पर परेशानी और आंखों में एक अजीब से डर था। आखिर क्यों दादी तस्वीर को इतनी अजीब तरीके से घूर रही थी? क्या था तस्वीर और उक्त विला में? क्या दादी जानती है कोई राज उस विला का? रश्मिका थोड़ी सीरियस होते हुए, क्या हुआ दादी, पिक को ऐसे क्यों देख रही हो? दादी थोड़ी घबराई हुई, बेटा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इस घर को देखकर ऐसा लग रहा है कुछ तो बहुत बुरा है इस घर के साथ। एक काम कर, तू यहाँ मत जा, दूसरा घर देख ले, पर यहाँ मत जा। रश्मिका दादी को शांत कराते हुए, अरे दादी आप घबराओ मत, और आप जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, नॉर्मल सा घर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दादी। और मैंने पता किया है, वहाँ बहुत सारे पीजीज रहे हैं। दादी एकदम से कहती है, और उनमें से जिंदा कौन कौन बचा, ये पता किया तूने? दादी का ऐसा स्वभाव और ऐसा सवाल सुनकर एक पल के लिए रश्मिका भी घबराकर शांत हो जाती है, उसे डर लगने लगता है। तभी पापा उन दोनों की बात सुनकर कहते हैं, पापा, अरे माँ क्यों डरा रही हो उसको? वो विला अच्छा है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बहुत लोग वहाँ गए हैं और उन्होंने उस विला को अच्छी रेटिंग्स भी दी है। वहीं देखकर हमने उस विला को पीजी के लिए सिलेक्ट किया है। दादी थोड़ी उदासी में, ऐसी तुम लोगों की इच्छा। आकांक्षा और पापा नीचे हॉल में सारा सामान लेकर आ जाते और दादी ऊपर कमरे में ही होती है। कमरे में चारों ओर सन्नाटा था और दादी चुपचाप कमरे में बैठी थी। तभी दादी आंखों को गोल घुमाती है और कहती है, दादी अच्छी एक्टिंग कर लेती हूँ मैं, फिल्मों के लिए ट्राई करूँ क्या? जोर से खिलखिलाकर हंसते हुए रश्मिका की तो हालत खराब हो गई थी जब मैंने उससे कहा कि जिंदा कौन कौन बचा।
हा हा हा। सब खाना खाकर रश्मिका को रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए रेडी हो गए। कुछ ही देर में सब स्टेशन पहुंच गए। मम्मी पापा ने रश्मिका को जरूरी हिदायतें दी और उसे ट्रेन में बैठा दिया। हॉर्न की आवाज के साथ ट्रेन छूट गई और धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी और अब शुरू हो गया रश्मिका का गुवाहाटी का सफर। क्या होगा इस सफर में रश्मिका के साथ? क्या ये सफर आकांक्षा के लिए एक अच्छा अनुभव लेकर आएगा या उसे जीवन के कई अनुभवों से रूबरू कराएगा? रश्मिका अपना सफर पूरा कर गुवाहाटी के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरती है। रेलवे स्टेशन से बाहर आकर वो टैक्सी या ऑटो का इंतजार करने लगी। तभी एक ऑटो वाला उसके पास आता है। ऑटो वाला, हाँ मैडम बोलिए कहाँ जाना है आपको? रश्मिका एड्रेस बताते हुए, जोशवा विला चलोगे भैया? ऑटो वाला विला का नाम सुनकर ही सन्न रह जाता है और घबराते हुए कहता है, ऑटो डाला नहीं मैडम, माफ करिएगा। इतना कहकर वो जल्दी से वहाँ से ऑटो लेकर ऐसे भागता है जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ गया हो। रश्मिका उसका ऐसा बर्ताव देखकर ऐसी कंफ्यूज हो जाती है जैसे शायद उसने गलत नाम बता दिया हो। वो अपना मोबाइल फोन निकालकर विला का नाम देखती है कि उसने विला का नाम सही लिया या नहीं। वो फोन देख ही रही थी कि उसके कानों में एक आवाज पड़ी, जोशवा विला चलोगे भैया? आवाज की दिशा में देखा तो सादे से कपड़ों में, आंखों पर मोटा सा चश्मा लगाए एक पलती सी लड़की जिससे खुद का ही भार नहीं संभाल रहा था। उसने दो बड़े बड़े बैग अपने कंधों पर टांगे एक टैक्सी वाले से बात कर रही थी। उसे देखकर रश्मिका उसके पास आती है और पूछती है, रश्मिका आपको भी जोगवा विला जाना है? लड़की ही, मुझे वहीं जाना है। रश्मिका ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उस लड़की से कहती है, रश्मिका मुझे भी वहीं जाना है, अगर आपको प्रॉब्लम न हो तो मैं भी आपके साथ चलूं। लड़की सोचती है, जान न पहचान और मेरे साथ चलने को बोल रही है, मैं क्यों जाऊं इसके साथ? कहीं मैं इसके साथ गई और इसने मुझे बीच रास्ते में लूट लिया तो? नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ। ऐसा सोचते हुए लड़की प्लान बनाती है और कहती है, लड़की अम्मा सॉरी, वो मेरे कुछ फ्रेंड्स भी आ रहे हैं तो मैं बस टैक्सी बुक कर रही हूँ। रश्मिका उसकी बात समझाती है और उसे ओके बोलकर चली जाती है। और यहाँ वो लड़की ये सोचती है कि वो ठग लड़की रश्मिका उसके दोस्तों की बात सुनकर घबरा कर भाग गई। खैर जैसे तैसे रश्मिका एक ऑटो वाले को जोशवा विला चलने को तैयार कर लेती है और जोशवा विला पहुँच जाती है। वहाँ ऑटो वाले को पैसे देकर अपना सामान उतरकर विला की तरफ बढ़ती है कि तभी उसे उसके पीछे एक और ऑटो की आवाज आती है। वो पीछे देखती है तो ऑटो से वही लड़की उतर रही होती है जो उसे रेलवे स्टेशन के बाहर मिली थी, पर वो तो अकेली आई है। तब वो समझ जाती है कि उसे अनजान समझकर उसने दोस्तों का बहाना किया था। वो लड़की भी उसे देखती है और अपना झूठ पकड़ाता हुआ सोच घबरा जाती है। रश्मिका उसे अंदर चलने का इशारा करती है, ऐसे जैसे उसे उसके झूठ से कोई मतलब नहीं हो। दोनों विला की तरफ बढ़ती है। विला वाकई बहुत खूबसूरत और आलीशान था, बिल्कुल किसी राजा महाराजा के रजवाड़े महल की तरह। रश्मिका उस विला को देख कहती है, वाह क्या चिला है, यहाँ रहने का तो मजा ही कुछ और होगा। पर वो नहीं जानती थी कि ये विला उसकी जिंदगी का ऐसा मोड़ बन जाएगा जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगी। रश्मिका और वो लड़की दोनों विला का गेट खोलकर विला के मेन डोर पर पहुँचे तो वहाँ एक आदमी खड़ा था। वो आदमी बड़ा अजीब सा दिख रहा था, मानो उसे दुनिया और दुनियादारी से कोई लेना देना ही नहीं है। उसका मुंह देखकर तो रश्मिका का मूड ही खराब हो गया। उस आदमी ने उन दोनों लड़कियों का बिना किसी भाव के अभिवादन किया। दोनों लड़कियों भी मुंह बनाकर अंदर चली गई। अंदर जाने पर उन्हें एक औरत मिली जो कि बहुत ही खूबसूरत, पतली दुबली, गोरी सी पर घोड़ी अजीब सी थी। उसके लंबे लंबे नाखून, आंखों में गहरा काला मोटा काजल, ओठों पर सुर्ख लाल लिपस्टिक और उसने चोगे जैसा कोई ड्रेस डाला हुआ था। उसका रुआब देखकर रश्मिका और वो लड़की थोड़ा सहम गए और उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि उस औरत से कुछ कहना चाहिए या नहीं। वो औरत उनके नजदीक आने लगी
तभी एक धमकी आवाज के साथ रश्मिका और उस लड़की की आंखें बंद हो गई, डर से नहीं बल्कि अफसोस से, क्योंकि वो औरत जमीन पर गिरी हुई थी। दरअसल वो औरत अपना रुआब दिखाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही स्टाइल मारने लगी और इसी चक्कर में उसका पैर उसके चोगे जैसी ड्रेस में फंस गए और वो गिर गई। वो औरत फट से उठी और खुद को ठीक करते हुए कहने लगी। औरत अपनी शर्मिंदगी को छुपाते हुए जैसे कि अभी कुछ हुआ ही न हो, वेलकम मिस जाकांक्षा एंड मिस सौम्या, आई एम कंगना जोशवा, यू कैन कॉल मी डायना। रश्मिका और सौम्या ने भी कंगना से थोड़ी बातें की। इसी बीच कंगना ने उनसे कहा कि उन दोनों को एक ही कमरा दिया गया है। थोड़ी देर बात करने के बाद वो दोनों लड़कियां अपना सामान उठाकर अपने बताए कमरे में चली जाती हैं। कंगना उन दोनों को जाते हुए एक प्यारी सी स्माइल के साथ देख रही थी। उन दोनों के कमरे में चले जाने के बाद कंगना के चेहरे का भाव बदल जाता है और वो गुस्से में आवाज लगाती है। कंगना गुस्से से चिल्लाते हुए, विनीत, विक्टर है, इधर आओ। विनीत उसी दरबान का नाम था जो कि रश्मिका और सौम्या को मेन डोर पर मिला था। विनीत दौड़ते हुए आया और अभी तक जिसके चेहरे पर दुनिया भांड में जाए वाले भी एक्सप्रेशन नहीं थे, अचानक से घबराहट ने उसके चेहरे पर कब्जा कर लिया। विनीत घबराए हुए, क्या हुआ मैडम, आप गुस्सा क्यों हैं? हमने जैसा डिसाइड किया था वैसा ही किया ना उन लड़कियों के सामने। कंगना गुस्से में, क्या खाक वैसा किया? उसकी बात सुन विनीत सोचता है, मैंने तो सही ही किया था जैसा इस डायन ने कहा। खुद ही कुछ गलत कर दिया होगा और मुझ पर बरस रही है, कमीनी डायन कहीं की। कंगना ने आगे कहा, तुमसे कहा था मैंने कि इस बार मेरी ड्रेस ठीक से बनवाना और तुमने ये क्या बनवा दिया। विनीत उसकी ड्रेस को ध्यान से देखते हुए कंफ्यूजन में अपना सर खुजाते हुए, ठीक तो है, क्या हो गया? कंगना खिंचते हुए, क्या ठीक है? देखो कितनी लंबी है ये ड्रेस, मेरा पैर इसमें फंस गया और मैं गिर गई उन दोनों के सामने। ये सुनकर तो विनीत की भी हंसी ही छूट जाती है, पर वो हंसी को दबा लेता है क्योंकि अगर कंगना ये देख लेती तो उसका जीना मुश्किल कर देती। विनीत फिर बात बदलते हुए कहता है, उन दोनों को कोई शक तो नहीं हुआ न? कंगना, नहीं, कोई शक नहीं हुआ। विनीत, तो अब आगे क्या करना है? कंगना एक कुटिल मुस्कान के साथ, आगे क्या करना है? वही जो हम हर किसी के साथ करते हैं, शिकार आ चुका है, अब शिकार करने की तैयारी करनी है। FIR उसका सीकर हो गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस से अपडेट रह सकें। धन्यवाद दोस्तों।